अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक और इसकी उपयोगिता, पॉली हाउस में कार्नेशन फूल के खेती करके किसान कमा रहे हैं अच्छी आय, गुलाब की सफल खेती से ले रहे हैं किसान अच्छी आय, प्रदेश के ज्यादातर किसान भाई अधिक पैदावार लेने की चाह में फसल में रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं, जिससे मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी हो जाती है। ऐसे में खेतों में जैविक खादों का प्रयोग बहुत ही जरूरी है और इसमें केचुआ खाद मिट्टी और फसल के लिए काफी लाभकारी साबित भी हो रही है। तो हमारे किसान भाई केचुआ खाद को कैसे बनाएं, इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए मिलते हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह से। खाद है जिसमें केचुआ के द्वारा सड़ा गला करके तैयार की जाती है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसको आप कहीं भी तैयार कर सकते हैं, इसको हम कंटेनर में तैयार कर सकते हैं या किसी बड़े बॉक्स में भी तैयार कर सकते हैं। खेत में केंचुए अक्सर देखे जाते हैं। किसान जानते हैं कि ये भूमिगत केंचुए खेत में पड़ी हुई खाद और फसल अवशेषों को खाकर छोटी छोटी गोली जैसी खाद बनाते हैं। केंचुए अंधेरा और नमी पसंद करते हैं, अतः खाद बनाने के लिए छायादार स्थान का चयन करें। ये खाद बनाने वाले केंचुए कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्रों में ये 100 से 150 रुपए किलो मिलते हैं। अतः थोड़ी मात्रा में केंचुए लाकर सबसे पहले इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। और आइए अब चर्चा करते हैं केंचुआ खाद बनाने की विधि, जो कि इस प्रकार है। अगर आपके पास सबसे अच्छी उपाय है कि छायादार जगह में आप इसे बनाएं। 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा आप खोद लीजिए। इसको बनाने के लिए इसके सबसे निचली सतह में नीचे की तरफ 2 से 3 इंच तक कंकड़ या ईंट परत बिछा दीजिए। फिर इसके ऊपर 2 से 3 इंच तक आप बालू बिछा दीजिए और इसके ऊपर 6 इंच तक किसान बंधु दोमट मिट्टी को बिछा करके और उसको नम कर लीजिए। थोड़ा नमी उसमें डालते रहिए, नमी हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर किसान बंधु 50 से 75 दोनों तरह के केंचुआ आप उसमें डाल दीजिए, जिसमें एंजाइक और एनिसिक हो। इसके ऊपर 2 से 3 इंच मोटी गोबर की परत उसमें डाल दीजिए। इसके बाद किसान बंधु को जो भी सड़ा हुआ, जो भी आपका खरपतवार है या इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल है, ये उसके ऊपर तह के ऊपर आप उसमें डालते रहिए। और हमेशा इसमें किसान बंधु को पानी जो है डालते रहना चाहिए। और ये प्रतिदिन 1 सप्ताह के बाद फिर ऊपर जो भी आपके पास कचरा हो या इस तरह का जो भी मटेरियल हो, वेस्ट मटेरियल हो जो बायोडिग्रेडेबल हो, उसको उसमें आप डालते रहिए। आप उसको पलटते रहिएगा। नमी बनाए रखने के लिए हर परत पर पानी छिड़के। अब इनको बोरी के टाट से अच्छी तरह से ढककर 30% तक नमी बनाए रखने के लिए पानी छिड़के। 45 से 60 दिन के अंदर ही
गोबर एवं गोबर मिश्रित घास फूस पत्तियां, वनस्पतिक अवशेष एवं कचरा आदि वर्मी कंपोस्ट में बदल जाते हैं। केंचुए कार्बनिक पदार्थों को खाना जारी रखते हैं तथा कास्टिंग भी ढेर के ऊपर छोड़ते जाते हैं। ढेर का रंग काला होना और केंचुए का ऊपरी सतह पर आना वर्मी कंपोस्ट तैयार होने का सूचक है। इस तरह से लगभग 2 माह में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट से केंचुए अलग करने के लिए 3-4 फुट ऊंचा वर्मी कंपोस्ट का ढेर बनाएं तथा उस पर पानी छिड़कना बंद कर दें। जो ढेर शुष्क होता जाएगा, केंचुए नमी की तरफ नीचे अंधेरे में चले जाएंगे और ऊपर वर्मी कंपोस्ट रह जाएगा। इसे ऊपर से इकट्ठा कर लें। नीचे सतह पर वर्मी कंपोस्ट के साथ केंचुए रह जाएंगे, जिन्हें पुनः वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में ले सकते हैं। इस तरह से किसान बंधु करेंगे तो 40 से 45 दिन के बाद ये आपका खाद तैयार होगा। उसके खाद तैयार होने के 2 दिन पहले आप उसमें पानी देना बंद कर दें। उसके बाद जो खाद तैयार है उसे अच्छी तरह से निकाल करके आप छाये में उसको ढेर बना ले, छाये में ले जाकर रखें। फिर वहाँ छाये में ले जाकर इसे आप जाली के द्वारा इसे फिल्टर कर ले, छान ले और इसके बाद इसको आप मार्केट में भेज सकते हैं। इस तरह से किसान बंधु जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करके प्रदेश के कुछ किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ वैज्ञानिक बिंदुओं पर ध्यान रखना जरूरी है। वो कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं, जानने के लिए जिला चंबा ग्राम टीकरी के प्रगतिशील किसान मेरा नाम दिनेश कुमार अत्री है और मैंने जो है 2 साल पहले ये कार्नेशन की खेती शुरू की। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना। हमने जब बेड तैयार कर दिया तो 1 फीट ऊंचा इसे बेड तैयार करना पड़ता है। इसमें गोबर खादें मिला के बिल्कुल रेडी कर दिया जाता है। इसके पश्चात इसको जो है पानी से पूरी तरह से भिगो दिया जाता है ऊपर से, ताकि वो कप जो है पौधा जो है सीधा उसमें लगाया जा सके। और उस पौधे के लगाने के ठीक लगभग 1 महीने बाद जो है पौधा ग्रोथ लेनी शुरू कर देता है। पहला नेट जो है 6 इंच पे लगता है। 6 इंच के बाद जो है पौधा जैसे ही ग्रोथ लेगा तो ताकि सीधा चले, इसलिए जो है नेट लगाया जाता है। और इसके पश्चात जैसे जैसे बढ़ता रहेगा इसके बाद दूसरा 10 इंच पे दूसरा नेट,
इसके पश्चात फिर बढ़ेगा, फिर उसके बाद तीसरा नेट, इस तरह से जो हम जो है, और इसको साइडों में जो है GI पाइप लगाए हैं हमने मोटे, ताकि ये मुड़े ना, और इसको जो है सीमेंट कंक्रीट में लगाया जाता है ताकि ये मुड़े ना। और इसमें जब ये हम नेटिंग करते हैं उस समय जो इसमें जोर पड़ता है, इसको टाइट रखना पड़ता है ताकि पौधा हमारा सीधा चले। नेटिंग जो है सीधी रखने के लिए बीच में हमने जो है बम्बू के पोल लगाए हैं, इसमें जो है कुछ इसको सीधा रखने के लिए जो है और भी कुछ इसका प्रावधान किया गया है ताकि ये सीधा रहे। और सीधा रहने से जो है हमारी स्टिकें बिल्कुल सीधी आएगी, और उसके जितना अच्छी सीधी और हमारी स्टिक होगी, फूल उतना अच्छा होगा, और हमारी स्टिक मोटी होगी तो हमारे को उतना अच्छा रेट मिलेगा। इसलिए इसमें बड़ी सावधानी बरती जाती है। हमने जो इसमें प्लांटिंग कार्नेशन की मार्च महीने में शुरू की थी, और उसके लगभग 1 महीने बाद जो है पौधे ने ग्रोथ लेनी शुरू कर दी, और लगभग जो हमने उसके बाद जो है नेटिंग लगानी शुरू करनी पड़ती है। इसमें नेटिंग हमने लगाई है जो कि लगभग 4 नेट जो है, पहला नेट हमने 6 इंच पे लगाया, दूसरा 10 पे, तीसरा भी 10 पे, और चौथा भी 10 इंच पे लगाया है, ताकि जो हमारी जो पौधा है जो बिल्कुल स्ट्रेट चले और क्रॉप अच्छी आए। तो इसके पश्चात इसमें कई बार जो है ये एक तेला जिसे होता है वो लग जाता है, उसके लिए भी हम स्प्रे वगैरह करते हैं। और उसके बाद माइट जो है गर्म एरिया होने के कारण माइट जो है बहुत ज़्यादा पकड़ता है इसमें, तो हमने माइट के लिए भी इसमें स्प्रे वगैरह करते रहते हैं। हम जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम नज़र आती है वैसे हम इसमें स्प्रे करते हैं। जो इसमें हमने माइट के लिए जो स्प्रे करते हैं, माइटेक्स भी आती है और ओ माइट भी आती है, और सिम्बा जो इसमें बड़ी अच्छी कारगर रही है हमारी, उससे जो है जल्दी जो है वो कीट जो है मर जाते हैं। तो सर ठीक 4 महीने बाद जब ये हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है तो हम जो है इसको काटने के लिए लगभग ब्रश कटिंग जिसे कहते हैं, आधा फूल खिला होता है, ब्रश कटिंग इसकी की जाती है, और उसका काटने के लिए लगभग नीचे से 3 गांठें इसकी छोड़नी पड़ती है। इसके 20 स्टिक्स का एक बंच बनता है, तो एक बंच बना के इसको जो हम तैयार करके पानी में एक पॉट में रखते हैं, और सुबह जो इसको पॉट से निकाल के सुबह पैकिंग करके और फिर जो इसको दिल्ली भेज देते हैं। और यदि हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं उपलब्ध होती है तो हम जो इसको रोक भी सकते हैं। हमें इसको अंधेरे कमरे में रखना होता है ताकि इसको कोई फ़र्क ना पड़े। काटने के बाद इसे घर ले जाते हैं काट के, उसके बाद जो हम पैकिंग करते हैं, और पैकिंग पर जो है मेन डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी पैकिंग करते हैं। हमें जो है इसमें 8 फूल पीछे लगते हैं, और जो है लगभग 12 फूल जो आगे टॉप में लगते हैं, लगभग 1 इंच के गैप में, 1 इंच गैप में 8 फूल पीछे, और 1 इंच से आगे 12 फूल लगते हैं। उसको जो अच्छे से सेट किया जाता है कि बराबर और अच्छा दे, तभी जो हमें अच्छा रेट मिलता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, शुभ एवं धार्मिक कार्यों के साथ साथ अन्य समारोह में फूलों की बढ़ती मांग के कारण बहुत से किसान फूलों की खेती करते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। और आज हम आपको मध्य प्रदेश के ग्राम मुंडिया खेड़ा, जिला मुरैना के एक सफल फूल उत्पादक सुभाष शर्मा से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि गुलाब की खेती करते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली गुलाब की अधिक पैदावार ले रहे हैं। ये किसान 1 वर्ष में प्रति हेक्टेयर एरिया में 4 से 5 लाख रुपए के आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं गुलाब की सफल खेती के बारे में। हम लोगों ने एक गुलाब की खेती पे काम शुरू किया, और ये हमने 2004 में शुरू किया था। तो पहले हम केवल इसके लिए जो है फूल लगाते थे कि यहाँ से जो फूल जो टूट के जाए वो अपने यहाँ पे सीमित जो बाजार है, जो लोग पूजा के लिए या दूसरे जो फूल माला बनाने के लिए वहाँ मालियों को जो दे दिया करते थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जो हमने जो फूल जो उसके लिए जो तोड़ के जो बेचा जाता है वो जब बाजार में ज़्यादा पहुँच जाता है तो उसके रेट जो है सीधे नीचे आ जाते हैं। तो एक तरीके से वो कच्चा माल है। तो निश्चित ये कि कोई चीज़ अगर कच्चा माल है उसको प्रोसेस करने के बारे में अगर हम सोचेंगे, उसको जो प्रोसेस करके
उसे जो आगे ले जाएंगे बढ़ाएंगे तो उसमें एक कीमत भी उसकी बढ़ेगी और हमें जो है बाजार के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको झेलने में जो आसानी होगी। अध्ययन करने के बाद में कि यहाँ पे जो है खुशबू वाला जो गुलाब जो पैदा किया जा सकता है, जिससे हम गुलाब जल, गुलाब से इत्र बनाना, गुलाब की रूख का निर्माण करना और जो मिठाइयों में जो उपयोग होता है मीठा गुलाब, उस तरीके के उत्पाद जो है यहाँ पे लिए जा सकते हैं। इसके जो जानकार लोग थे उनसे बात करने में, जानकारी एकत्रित करके ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि यहाँ पे जो है ये जो रोजा डेमसिनिया दमास्क गुलाब जो है यहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे हम जो बाजार के जो उतार चढ़ाव हैं उससे बच सकें, इसे प्रोसेस कर सकें। इस किसान ने गुलाब की फसल लगाकर प्रति बीघा से कितना फूलों का उत्पादन प्राप्त किया, साथ ही साथ इनको गुलाब की खेती में खेती की तैयारी से लेकर गुलाब के फूलों की तुड़ाई कर बाजार में बेचने तक का प्रति बीघा खर्च कितना हुआ तथा प्राप्त कुल आय में से प्रति बीघा लागत को काटने पर इनको शुद्ध लाभ कितना प्राप्त होगा, आइए जानते हैं उन्हीं से। फूल जो आता है वो फरवरी में आता है। सबसे अच्छा जो पैदावार जो हमको मिलती है मार्च और अप्रैल में, ये करीब 1 महीने फूल जो आएगा। और इसके बाद में जो थोड़ा सा जो फूल चलता है बरसात के बाद में अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में इसकी जो फूल जो हमको मिलता है वो निकलता है करीब 4 से लेकर के 6 कुंटल प्रति बीघा। इससे जो आमदनी जो होती है, इस समय जो फूल का जो रेट जो चल रहा है उस में ये मान के चलिए आप करीब 10,000 रुपया कुंटल के लगभग फूल की कीमत इस समय चल रही है। तो साल भर में हमको इस खेत से जो है 1 बीघा से करीब 5 कुंटल 6 कुंटल फूल हमको प्राप्त हो जाता है। 6 कुंटल फूल की कीमत होती है हमारी 60,000 रुपये, 20,000 के लगभग जो है प्रति बीघा इसमें खर्चा आता है। फूल जो है खेती जो पूरी तैयार करने से लेकर के प्लांट तक फूल पहुंचाने के लिए, और 60,000 रुपये में से 20,000 रुपये हमारी लागत चली जाती है, तो 40,000 रुपया का प्रति बीघा जो है शुद्ध जो है मुनाफा होता है। किसान भाइयों, गुलाब की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस किसान ने खेत की तैयारी तथा खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए गुलाब के पौधों की रोपाई करके खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और कीट नियंत्रण को किस तरह से किया, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं उन्हीं से। ये जब खेती हमने शुरू की तो इसका रोपण करीब 10 बीघा में यानी 2 हेक्टेयर में ये गुलाब जो है लगाया गया है। इसकी खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले ये करना पड़ता है कि इसकी गहरी जुताई 4-5 बार जुताई करने के बाद में, चूँकि ये पेरिनियल पौधा है तो इसमें जुताई करने के बाद में 2 बाई 2 फुट के गड्ढे 1-1 मीटर की दूरी पर तैयार करने पड़ते हैं। उसमें करीब 3-4 ट्रॉली कंपोस्ट इसमें प्रत्येक खेत में जो है तैयारी के साथ हम उपयोग करने के बाद प्रति हेक्टर जो हमको 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो नाइट्रोजन और 25 किलो जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है हम जो है इसमें यूज करते हैं। और लगाने के लिए इसके लिए जो सबसे अच्छा अनुकूल समय है वो है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का प्रथम सप्ताह। इसको जब हम शुरुआत के तौर पे जब लगाते हैं तो उस समय या तो पहले से पौधा हमारी पॉलीथिन में अगर तैयार है तो वो, नहीं तो गुलाब की जो कटिंग है, जिस कटिंग का जो अनुकूल है, जिसमें अंकुरण हो सकता है, जिसका पेंसिल वाला साइज है, तो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी गुलाब की 5-6 कटिंग एक गड्ढे में लगाएं और उसमें जो हमने जो गड्ढे में जो दीमक से बचाने वाली दवाई जो डालते हैं। इसके बाद में इसकी जो प्रोसेस जो आती है उसमें ये इसको खरपतवार रहित रखना, करीब हर 15-20 दिन में इसकी थोड़ी थोड़ी हल्की सी गुड़ाई जो है करते रहें, या इसमें हमारे इस तरीके के जो छोटे छोटे यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनको चलाते रहें, जिससे खरपतवार से ये जो है ढक नहीं जाए पौधा। हर दिसंबर में, विशेषकर दिसंबर में 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक हर हालत में हम इसकी जो है पूरी जो है कटाई कर देते हैं। कटिंग करने के बाद में इसके खेत की सफाई, सीधा पानी नहीं दिया, पानी देने के बाद में इसमें जैसे ही बतर आ गई, बतर के बाद में इसमें जो गुड़ाई की, और गुड़ाई के दौरान ही इसमें NPK 1 बीघा में 1 बोरी, 50 किलो की 1 बोरी NPK की, अगर हमारे पास गोबर की खाद उपलब्ध है या बर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो करीब 10-12 कुंटल जो बर्मी कंपोस्ट
या 1 ट्रॉली गोबर की खाद साथ में ही स्प्रेड करें और गुड़ाई करके इसमें मिलाते जाएं। फरवरी का महीना आता है, ये बसंत ऋतु जैसे ही शुरू होती है तो इसमें गुच्छों में जो फूल आना शुरू होते हैं। उस समय केवल ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस पे जो है इल्ली का प्रकोप होता है, तो कीड़ा क्या करेगा, इसकी बड़ को जो बोर करता है, उस इल्ली को कंट्रोल करने के लिए प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन उसका जो है प्रति हेक्टर जो है करीब 1 लीटर दवाई का स्प्रे करते हैं 400-500 लीटर पानी में, तो उससे ये नियंत्रित हो जाती है। तो उसमें जो लगातार ये फूल जो तोड़ाई का जो काम है वो ठेके से करवाते हैं कि भाई जितना फूल निकले उतना जो है पैसा उस पर जो खर्च करेंगे। और प्रोसेसिंग यूनिट का जो मामला है वो अलग है, क्योंकि प्रोसेसिंग से चूंकि फैक्ट्री को भी जो हम जो लगा रखे हैं उसको भी फायदा होता है, वहाँ पे भी लोगों को रोजगार मिलता है, तो वो अलग से जो है उसका जो फायदा है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ऐसा है कि अभी जो मक्का लगा हुआ है वो जो 40 दिन की अवस्था में है या 45 दिन की अवस्था में है, तो उसमें अभी जो कंडीशन है उस कंडीशन में वो मक्का अभी नी हाइट स्टेज में आ चुका है। और जब नी हाइट स्टेज में मक्का आ जाए तो ऐसी अवस्था में जो है सो नाइट्रोजन का जो मात्रा है जो आपने बेसल डोज में डाला और बेसल डोज में डालने के बाद जो आधी मात्रा जो बच गई है उस आधी मात्रा का भी आधा, यानी जैसे 150 केजी आपने नाइट्रोजन का उपयोग किया बेसल डोज के समय में, तो 75 किलोग्राम आपने बेसल में डाला और 75 किलोग्राम आपके पास जो बच गया, 75 का आप 37.5 केजी जो नाइट्रोजन है उसको आप नी हाइट स्टेज में डाल दें और नी हाइट स्टेज में डालने के बाद मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने के बाद उसमें इरिगेशन कर दें। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर जल निकास की सुविधा नहीं है वैसे जगह पर जल निकास की को बना दे ताकि खेत में मक्का के खेत में पानी न लगे। एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर यह है कि मक्का ही एक ऐसी क्रॉप है जहाँ को जिसको ना अधिक टेम्परेचर चाहिए और ना अधिक नमी चाहिए। 2 चीज़ इसके लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में अवश्य किसान बंधु रखेंगे। सिंचाई के बाद मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उग आते हैं जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। साथ ही फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। एक चीज ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर यह है कि मक्का ही एक ऐसी क्रॉप है जहाँ को जिसको ना अधिक टेम्परेचर चाहिए और ना अधिक नमी चाहिए। 2 चीज इसके लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस चीज को ध्यान में अवश्य किसान बंधु रखेंगे। दूसरी बात है कि टेम्परेचर की बात है। जो मक्का लेट से बुआई किया गया है और उस मक्के को जब तैयार होने का समय आएगा, पुष्पन की क्रिया जब आरंभ हो जाएगी, उस अवस्था में एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि खेत में नमी अवश्य बनाए रखेंगे। अगर नमी न बना रहेगा तो उस समय में परागन की क्रिया सफलतापूर्वक परिपूर्ण नहीं हो पाएगी और सीड सेटिंग में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए इसको अवश्य ध्यान में रखेंगे आप। तना छेदक मक्का का प्रमुख हानिकारक कीड़ा है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास दवा 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जब पौधे से 8 से 10 पत्तियां निकल जाएं, तो दानेदार दवा जैसे कि फ्यूरोडॉन 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2 से 3 दाना प्रति पौधे के हिसाब से गाभे में डालें।
राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में खीरे की खेती करके किसान कमा सकते हैं ज्यादा लाभ। भेड़ों से अधिक उत्पादन लेने हेतु वैज्ञानिक तकनीक से आवास प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं और कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।